बच्चों जेईई एडवांस 2020 का एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बच्चों मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन वाला ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बच्चों कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी वाले टॉपिक से है। आसान सा क्वेश्चन है जी। एक फंक्शन आपको गिवन है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इंटू साइन एक्स और एक दूसरा फंक्शन है जी आर टू आर बी एन आर्बिट्रेरी फंक्शन। कोई भी एक फंक्शन जी है तो बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जी। If g is continuous at x equals to 1 then f into g is differentiable at x equals to 1। इसी तरीके से चार ऑप्शन हैं बच्चों, मतलब कि आपको f into g की डिफरेंशियबिलिटी के बारे में चर्चा करनी है। तो बच्चों f into g डिफरेंशियबिलिटी की चर्चा कैसे होती है भैया? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव से। तो बच्चों राइट हैंड डेरिवेटिव हम फाइंड कर लेते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव किसका? f इंटू जी का, f इंटू जी का, और कहाँ? 1 पे, तो ऐसे लिख दें 1 प्लस यहाँ डेरिवेटिव। फॉर्मूला क्या होता है जी? याद होगा आपको, ये बनेगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h इंटू जी ऑफ 1 प्लस h माइनस f1 इंटू g1 अपॉन h। ऐसा बच्चों बनेगा। अब बच्चों इसमें आप देखिएगा जो f1 का वैल्यू है, f1 का वैल्यू तो कितना है? f1 का वैल्यू यहां से देखो, f1 का वैल्यू 0 आ रहा है। f1 का वैल्यू तो 0 है, तो ये वाला पार्ट तो 0 हो गया। तो बचा क्या अपने पास बचा लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h अपॉन h इंटू जी ऑफ 1 प्लस h। इसको बच्चों भी आपको सॉल्व करना है। इसमें आप क्या करिए, यहाँ f1 प्लस h के माइनस में f1 लिख लीजिए। f1 लिखने से कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि f1 का वैल्यू तो कितना है? 0 है। अब ये f1 लिखा क्यों है हमने? अब ध्यान से देखो, लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h, तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला बन गया ना। तो ये वाला तो क्या बन गया? ये बन गया f डैश 1, ये बन गया बच्चों f डैश 1। बच्चों ये जो फंक्शन fx है ये तो डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अरे फंक्शन में देखो ना ध्यान से, कौन है? एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है, साइन एक्स है, सब डिफरेंशिएबल हैं। तो fx एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो ये वाला वैल्यू हो गया f डैश 1 और इसमें h को आप 0 पुट कर देंगे तो ये क्या बन गया? g1 प्लस, मतलब कि ये राइट हैंड लिमिट बन गया, 1 पे राइट हैंड लिमिट। तो ये आ गया बच्चों अपना आर एच डी, राइट हैंड डेरिवेटिव। ऐसी बच्चों हम क्या निकाल लेंगे? एल एच डी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम फाइंड कर लेंगे। लिखना नहीं है, यहीं से देख लो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में यहाँ 1 प्लस एच का 1 माइनस एच पुट करोगे तो सेम टू सेम ऐसी बातें आएंगी। तो यहाँ तो फिर से एफ डैश बन जाएगा, तो ये आने वाला है एफ डैश 1 और इंटू g1 नेगेटिव, मतलब कि g का लेफ्ट हैंड लिमिट। आप देखिएगा जैसे आपसे पूछा गया f इंटू जी डिफरेंशिएबल कब होगा? f इंटू जी डिफरेंशिएबल क्या होगा? f इंटू जी इज डिफरेंशिएबल इफ आर एच डी इज इक्वल टू एल एच डी। और बच्चों आर एच डी और एल एच डी इक्वल कब होंगे? जब g1 प्लस और g1 माइनस इक्वल आ जाएंगे। तो बच्चों जब भी g1 प्लस और g1 माइनस इक्वल आएंगे, मतलब कि gx का 1 पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आएगा, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अब पहला ऑप्शन देखिए क्या कहा गया, इफ g इज कंटिन्यूअस। बच्चों यदि g कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल ही आएंगे, तो g1 प्लस और g1 माइनस सेम होंगे, तो f इंटू जी डिफरेंशिएबल होगा। बिल्कुल सही बात है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब यदि ऑप्शन सी बच्चों देखें, यदि g डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा, और कंटिन्यूअस है तो f इंटू जी डिफरेंशिएबल होगा, तो इसलिए ऑप्शन सी भी करेक्ट होगा। अब बात यदि हम करते हैं ऑप्शन बी की, इसमें कहा f इंटू जी डिफरेंशिएबल है तो g कंटिन्यूअस होगा ना, ऐसा जरूरी नहीं है। अरे डिफरेंशिएबल है तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होंगे। फंक्शन का वैल्यू g1 का वैल्यू इनके इक्वल आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, इसलिए g आपका कंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो कंटिन्यूअस होना जरूरी नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी सही नहीं है, और ऑप्शन बी सही नहीं तो ऑप्शन डी भी सही नहीं होगा बच्चों।
तो बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन था ये थोड़ा इजी साइड में ही था, फिर भी इसको मॉडरेट में कंसीडर करेंगे। मॉडरेट थोड़ा इजी साइड में है, क्योंकि एक बात याद रखो, ये जितनी मल्टीपल वाले जो क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट वाले होते हैं, वो आसान तो होते ही नहीं है, ठीक है ना। मतलब रेयरली केसेस में आसान होते हैं, नहीं तो में थोड़ा सा ट्रिक होता ही है। तो इसको भी हम मॉडरेट कैटेगरी में लेके चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया है, और ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल से बच्चों क्वेश्चन है। आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन है जी, एक ट्राइंगल है एक्स वाई जेड, उसकी साइड्स के लेंथ स्मॉल एक्स वाई जेड हैं और एंगल्स कैपिटल एक्स वाई जेड है। नॉर्मली हम जैसे कैपिटल ABC और स्मॉल ABC लेते हैं, इसने उसमें एक्स वाई जेड लिख दिया है। तो आप चाहें तो इनकी जगह स्मॉल ABC कैपिटल ABC ले सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट ही सोल्व कर लो। तो भाई बस यहाँ से शुरू कर दीजिए। 10x/2 प्लस 10z/2 इक्वल्स टू ये गिवन है। तो इसमें क्या करेंगे रे बच्चों, फॉर्मूला यूज करेंगे। 10x/2 का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ s माइनस वाई s माइनस जेड। s बच्चों सेमी पैरामीटर है, अपॉन s इंटू s माइनस एक्स। नॉर्मली हमने जो फॉर्मूले याद किए होते हैं ऐसे होते हैं, s माइनस बी s माइनस सी अपॉन s इंटू s माइनस सी। इसमें एक्स वाई जेड लिखा है बस, प्लस 10z/2 क्या होगा अभी, 10z/2 बच्चों बनेगा s माइनस एक्स s माइनस वाई अपॉन s इंटू s माइनस जेड इज इक्वल टू 2y अपॉन बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों साइड्स का जो सम होता है वो 2 इंटू एस होता है, पैरीमीटर होता है, और s सेमी पैरीमीटर होता है जी। आप इसको भैया सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखो s माइनस वाई अपॉन एस, ये तो कॉमन आ जाएगा, s माइनस वाई अपॉन एस, इसका रूट तो कॉमन आ गया। और जब आप एलसीएम लेंगे बच्चों, s माइनस जेड, यहाँ s माइनस जेड मल्टीप्लाई होगा तो ये रूट हट जाएगा, ऐसे ही x माइनस एक्स का भी रूट हट जाएगा, तो ये बन जाएगा s माइनस जेड प्लस s माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एस। अब ये देखो बच्चों ध्यान से, ये क्या बन गया है, ये बन गया 2s, और 2s क्या होता है x प्लस वाई प्लस जेड, और माइनस जेड माइनस एक्स है, तो कुल मिलाए कितना बचा, ये y बचा। भाई ये y बचा, तो अच्छा नीचे अपॉन में भी लिखना था, भी अपॉन में क्या लिखना बाकी रह गया, s माइनस एक्स और s माइनस जेड, है ना। तो ये आपने क्या बोला, ये बन गया अपना y, ये इस वाले y से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला y इस वाले y से कैंसिल हो जाएगा। या एक बार हम लिख देते हैं आप कमजोर बच्चों के लिए, यहाँ है भैया s माइनस वाई अपॉन में है s माइनस एक्स s माइनस जेड, और इनटू में एक y, और इधर y अपॉन s। ये वाला जो s माइनस जेड प्लस s माइनस एक्स था, ये सॉल्व करके y बन गया। तो अब ये वाला y इस वाले y से कैंसिल हो जाएगा। अब ये वाले s को आप इधर ले आएंगे, यहाँ देखो एक रूट s लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पूरा s लिखा हुआ है, तो इधर एक रूट s आ जाएगा ऊपर, तो क्या बन जाएगा देखो बच्चों, सो ये बन जाएगा बच्चों अंडर रूट ऑफ s इंटू s माइनस वाई अपॉन s माइनस एक्स इंटू s माइनस जेड, और इज इक्वल टू 1। अब ये ध्यान से देखो, ये वापस से एक फॉर्मूला बन गया है किसका, कोट y अपॉन 2 का, cot y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। सो एंगल y इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल y इज इक्वल टू 90 डिग्री बच्चों आ गया। इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। अरे भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और इसमें y 90 डिग्री है, तो x प्लस जेड भी तो 90 डिग्री होगा, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। राइट एंगल ट्रायंगल है, y 90 हुआ तो बाकी दोनों एंगल्स का सम भी 90 होगा। जैसे ही ऑप्शन बी करेक्ट हुआ तो ऑप्शन ए रॉन्ग हुआ। इसके साथ साथ जो आपका ऑप्शन डी है वो भी रॉन्ग हुआ। कैसे देखो, यदि इसमें एंगल y 90 डिग्री आ गया तो इसमें जो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा वो वाई स्क्वायर के बराबर होगा, तो उस हिसाब से इसका लेफ्ट हैंड साइड जीरो हो गया। लेकिन राइट हैंड साइड में तो एक्स इंटू जेड लिखा है और वो जीरो नहीं हो सकता। भाई ट्राइंगल के साइड्स हैं, ट्राइंगल के साइड्स थोड़ा ना जीरो हो जाएंगी, इसलिए ऑप्शन डी रॉन्ग हुआ। अब बचा कौन भाई, अब बचा है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी को आपको देखना है। इसमें आप ध्यान से देखें तो क्या है, एक साइड इसमें एंगल्स के फॉर्म में कुछ है और दूसरी साइड साइड्स के फॉर्म में है। ऐसे में क्या काम आता है, अरे साइन रूल,
साइन रूल काम आता है इसमें तो बिल्कुल आसानी से। तो ऑप्शन सी को अब देखने हम जा रहे हैं। तो ऑप्शन सी में आप राइट हैंड साइड से चलिए, राइट हैंड साइड से क्या लिखा है वहाँ, एक्स अपॉन वाई प्लस जेड, एक्स अपॉन वाई प्लस जेड। साइन रूल यूज करेंगे तो इसको क्या लिख पाएंगे, साइन एक्स अपॉन साइन वाई प्लस साइन जेड। अब बच्चों देखिएगा, साइन एक्स तो साइन एक्स है ही, साइन वाई, वाई तो 90 डिग्री है तो साइन वाई का वैल्यू 1 हुआ, और देखो x प्लस जेड का वैल्यू 90 डिग्री है तो जेड क्या हुआ 90 माइनस एक्स, तो साइन 90 माइनस एक्स क्या बन गया, कॉस एक्स। ये बच्चों बन गया जी। इसको तो बहुत आराम से सिंप्लीफाई कर लोगे। अरे साइन एक्स को लिख दो 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स को लिखो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। सिंप्लीफाई कर दो तो आ गया कितना, 10x बाई 2। तो इसलिए ऑप्शन सी भी बच्चों करेक्ट आ गया है। तो इसमें ऑप्शन बी और सी करेक्ट होंगी। ये बच्चों क्वेश्चन इजी साइड में था, क्योंकि इसमें एक तो जो ऑप्शन थे बिल्कुल सीधे सीधे लिखे थे। भाई ऑप्शन ए देखो, ऑप्शन बी देखो, कितने सीधे सिंपल लिखे हुए हैं। उसके बाद जो ऑप्शन डी था उसमें भी कुछ नहीं, जैसे ही आपको 90 पता चला तीनों ऑप्शन एकदम से क्लियर हो गए। और जो बचा सी ऑप्शन वो भी बहुत आसानी से चेक हो जाता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इजी था, इसे आप इजी कैटेगरी में बच्चों रख सकते हैं। और आपको फिर याद दिला दें बच्चों, ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल है इससे जेईई एडवांस से बड़ा आसान क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है। तो कई बार बच्चे ट्रिग्नोमेट्री को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल वाले चैप्टर को नहीं पढ़ते हैं, तो इसको नहीं छोड़ना है, इससे आसान क्वेश्चन आएगा, एकदम से बेड़ा पार करने वाला है ये चैप्टर आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से था। क्वेश्चन में किया है L1 L2 दो लाइंस आपको गिवन है। लाइंस को पहले ध्यान से आप देखें, नज़र आपकी देखो तेज होनी चाहिए भाई, नज़र तेज होगी तो आप एकदम से इसमें छुपी हुई बातें आप देख पाएंगे। जैसे दोनों लाइन के क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो क्या समझ में आ रहा है, ये दोनों लाइंस एक ही पॉइंट से पास करती हैं, 1 0 1 1 0 1, दोनों एक ही पॉइंट से पास करती हैं, 1 0 1 पॉइंट से पास करती हैं। उसके आगे क्या गया, एक तीसरी लाइन आपको लेनी है, x माइनस एल्फा अपॉन एल, y माइनस 1 अपॉन एम, z माइनस गामा अपॉन माइनस 2 लाइज इन द प्लेन कंटेनिंग L1 एंड L2 एंड पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। भाई L1 L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने निकाल लिया है। अरे 1 0 1 उसी से पास कर रही है ना दोनों, और जिससे दोनों पास करती है उसी को ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहेंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 0 1 आ गया और उससे ये वाली लाइन भी पास कर रही है। If the line L bisects the acute angle between lines L1 L2 then, ये ऑप्शन है। तो ये जो लास्ट में बात दिखी है बस ये आपको समझ पड़ी तो बेड़ा पार हो जाएगा। बच्चों 3D का क्वेश्चन देख के भी मैक्सिमम बच्चे घबराते ही हैं, और क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी दिखता है तो उससे भी घबराते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, ठीक है ना। तो कभी भी क्वेश्चन का साइज देख के या चैप्टर देख के नहीं छोड़ना है, एक बार पढ़ लेना है फिर सोचना है, ठीक है जी। तो आइए देखते हैं इसमें क्या करें। एक छोटा सा डायग्राम बच्चों बना लेते हैं। ये एक लाइन है L1 मान लीजिए, ये लाइन अपनी L2 मान लीजिए, और ये जो पॉइंट है जिससे दोनों पास कर रही हैं वो हमने क्या पता लगाया है, वो पॉइंट है 1 0 1, 1 0 1 से लाइंस पास करती हैं। तो ये मान लीजिए L1 है और ये ले लीजिएगा L2 है। अब जो तीसरे वाली लाइन है L, वो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है और एंगल को भी बाइसेक्ट करती है बच्चों। तो अब इसमें क्या आपको करना है जी, सिर्फ बस ये पता लगाना है कि ये जो लाइन बनाई है लाइन L, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे। यदि इसके डायरेक्शन रेशियोज पता लगा लिए तो L और M के वैल्यू आ जाएंगे। उसके बाद ये पॉइंट 1 0 1 से पास करते हैं, उसे सेटिस्फाई करा देंगे तो अल्फा और गामा भी आ जाएंगे। तो बस हमें पता है क्या करना है, इसके डायरेक्शन रेशोज पता करने हैं, मतलब इसके अलोंग एक वेक्टर पता करना है। वेक्टर तो सीखा हमने निकालना भाई। एंगल बाइसेक्टर के अलोंग जो एंगल होता है, वेक्टर होता है, वो a कैप प्लस b कैप होता है। और उसमें दो होते हैं बच्चों, एक प्लस वाला होता है और एक माइनस वाला होता है। इसीलिए उसने स्पेशल किया है कि एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो इसमें ये जो लाइन्स है L1 और L2, पहले इनके अलोंग जो वेक्टर्स हैं वो लिख लेते हैं। लाइन L1 के अलोंग वेक्टर को हम P1 कह लेते हैं, P1, और वो कितना आएगा 1 - 1 3। डायरेक्शन रेशो से देखो ना, तो ऐसे लिखोगे उसको I - j और +3k। ये बच्चों आ गया पहली लाइन के अलोंग वेक्टर।
और दूसरी लाइन के अलॉन्ग भी वेक्टर देख लो, दूसरी लाइन के अलॉन्ग जो वेक्टर होगा वो होगा -3i -j और +k। ये बच्चों आ गया है। अब हमें देखना है कि भाई जो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है वो इनके प्लस करने से आएगा कि माइनस करने से आएगा, वो देखना बड़ा आसान होता है। आप इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड कर लीजिए। यदि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो एक्यूट आया तो प्लस करने से एक्यूट एंगल बाइसेक्टर आएगा, और यदि इनके बीच का एंगल ऑब्ट्यूज आया तो माइनस करने से एक्यूट एंगल बाइसेक्टर वाला आएगा। तो एंगल भी क्या, आप डॉट प्रोडक्ट निकाल लो भैया। डॉट प्रोडक्ट जो होता है यदि वो पॉजिटिव आता है तो एंगल एक्यूट ही होता है। तो P1 डॉट P2 आप निकाल लीजिए, तो -3 +1 +3, ये वैल्यू बच्चों 1 आ गया है। वैल्यू 1 आ गया, इसका मतलब इनके बीच में जो एंगल होगा वो एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल होगा तो अब तो बिल्कुल आसान हो गया। तो ये वाला जो लाइन L के अलोंग जो वेक्टर होगा, वेक्टर अलोंग लाइन L, वो क्या बनेगा, सिंपल P1 कैप प्लस P2 कैप, ये बच्चों बनने वाला है। तो इनका यूनिट वेक्टर आप फाइंड कर दीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए। अच्छी बात क्या है, अरे दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम आ ही जाएगा। और मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 1/√11। तो सीधे सीधे दोनों को आप ऐड कर दीजिए, ये बनेगा बच्चों -2i कैप -2j कैप और +4k कैप। अब यहां से बच्चों आप एक -2 कॉमन ले लो, तो ये बन रहा है बच्चों i + j -2k, i + j -2k, ऐसा बच्चों बन गया है। अब देखिएगा बच्चों, अब जो लाइन आपको गिवन है लाइन L, ये उसका अलोंग वेक्टर मिल गया। तो यहां से लाइन L के आपको क्या मिल गए, डायरेक्शन रेशोज मिल गए। लाइन L के डायरेक्शन रेशोज मिल गए। तो डायरेक्शन रेशोज DRs ऑफ लाइन L, भाई लाइन के इक्वेशन से देखें तो वो दिख रहे हैं LM-2, लेकिन इस वेक्टर से देखो तो क्या दिख रहे हैं, 1 1 -2। इसका मतलब ये हुआ कि L का वैल्यू 1 है और M का वैल्यू भी 1 है बच्चों। L 1 है और M 1 है। जैसी L और M के वैल्यू आ गए, ऑप्शन बी सही और ऑप्शन डी गलत हो गया। अब बात बची है कि अल्फा और गामा के वैल्यू कैसे आएंगे, वो तो बहुत आराम से आ जाएंगे। भाई वो जो लाइन का इक्वेशन, लाइन L का इक्वेशन, उसको इस पॉइंट से सेटिस्फाई करा दो, 101 से। 101 से सेटिस्फाई कराओगे तो वहां से आपको अल्फा और गामा के वैल्यू आ जाएंगे। तो आइए सेटिस्फाई करा देते हैं। तो क्या बनेगा भाई, 1 -α/L, L का वैल्यू 1 है बच्चों, इज इक्वल टू 0 -1/1, M का वैल्यू 1 है, और गामा नहीं, Z का वैल्यू है 1, तो 1 - γ/-2। यहां से भैया जिसको सॉल्व कर लीजिए, देखो 1 - α = -1 बन रहा है। तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया है बच्चों, अल्फा का वैल्यू आ गया 2, और ऐसी गामा का वैल्यू आप निकाल दोगे तो गामा का वैल्यू आ जाएगा -1। तो अल्फा 2 आ गया और गामा -1 बच्चों आ गया है। तो अब इससे देखिए ऑप्शन ए करेक्ट आ गया, अल्फा माइनस गामा का वैल्यू 3, और ऑप्शन सी आपका रोंग आ गया है। तो बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन था ये भी मॉडरेट आप क्वेश्चन समझेंगे, क्योंकि इसमें एक ऐसा पॉइंट था जहां गड़बड़ हो सकती थी कि भाई एक्यूट एंगल को जो बाइसेक्ट करने वाली लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे, यहाँ बस थोड़ी दिक्कत आपको हो सकती है, नहीं तो वैसे कोई खास नहीं था। तो ये मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन है बच्चों।